औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस से रिलेटेड एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की थी। आज हम अपने डेटाबेस की बुक के चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड, और आइंदा लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन से मुतल्लिक। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपकी डेटाबेस की बुक का ये लास्ट चैप्टर है। इससे ऑनवर्ड जितने भी डेटाबेस की बुक के चैप्टर्स हैं वो तमाम प्रैक्टिकल वर्क हैं, जो कि आपकी कोर्स कंटेंट के अंदर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। बेसिक लेवल की प्रैक्टिकल वर्किंग इन्वॉल्व है, लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसका एग्जाम से कोई लिंक नहीं है। वो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस है, जस्ट फॉर योर नॉलेज है। उसका ताल्लुक आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं होगा। सो इस चैप्टर का नाम है डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंटीग्रिटी से मुतल्लिक, और मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंस ऑफ डेटा, कि आपका डेटा कंसिस्टेंसी के साथ और करेक्टनेस के साथ कंप्यूटर में ऐड होता है। अगर आप अपने डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो डेटा इंटीग्रिटी से मुराद दो कॉन्सेप्ट हैं, एक करेक्टनेस, डेटा करेक्ट एंटर होना चाहिए, और दूसरा है कंसिस्टेंट, कि डेटा कंसिस्टेंसी के साथ ऐड होना चाहिए। सो डेटा इंटीग्रिटी रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। So integrity is usually expressed in the terms of certain constraints. Integrity से मुराद क्या होता है कि कुछ आपकी limitations होती हैं, कुछ rules होते हैं जो आप सेट कर देते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, या एम्बिग्विटी से बचने के लिए आप चीज़ों को रूल बेस्ड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल कोट की थी कि अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर स्टोर करना है तो फ़ोन नंबर की, मोबाइल नंबर की टोटल जो लेंथ होती है कैरेक्टर्स की, वो 11 कैरेक्टर्स होती हैं, जिनमें 7 कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और जो पहले 4 होते हैं वो आपके कोड वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके नेटवर्क के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसके अंदर बेसिकली ये एक आपके पास अनदर फॉर्म होती है जिसके अंदर आपकी डेटाबेस के प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को आप इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली एक तरह की प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी होती है। अब सिक्योरिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अनऑथराइज्ड ऑपरेशन से आपने अपने डाटा को बचाना है, और डाटा इंटीग्रिटी का जो ताल्लुक होता है वो क्वालिटी ऑफ डाटा के साथ होता है। इससे मुताल्लिक हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बात की भी थी। सो दीज आर द कंसिस्टेंसी रूल्स that can be applied to database so that the correct data can be entered into database. मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि हम इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस के दौरान हम जो रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर देते हैं, बेसिकली वो रूल्स होते हैं, कंसिस्टेंसी रूल होते हैं जो आप अप्लाई कर देते हैं ताकि आपकी डेटाबेस के अंदर जो डाटा एंटर हो रहा है वो करेक्ट डाटा एंटर हो। The integrity constraints may be applied to individual data items with a single records, or they may be applied to a relationship between records। कि जो आपकी इंटेग्रिटी है, डाटा की जो इंटेग्रिटी है, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आप इंडिविजुअली डाटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप सिंगल रिकॉर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर्स के ऊपर आप इंटेग्रिटीज अप्लाई करते हैं। सो इंटेग्रिटी बेसिकली रूल्स हैं, ठीक है ना। जैसे कॉलेज में विदाउट यूनिफॉर्म आपको अलाउ नहीं है, सो दैट इज योर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है आपके पास। मिसाल के तौर पर दी इशू डेट इन अ लाइब्रेरी सिस्टम कैन नॉट बी ऑल्डर देन द करस्पॉन्डिंग रिटर्न डेट ऑफ बुक। अंडरस्टूड सी लॉजिक है ना, किताब जिस दिन लेके जा रहे हैं वो डेट पहले वाली होगी जिस दिन वापस करने आ रहे हैं। अगर आपने ऐसा कोई रिकॉर्ड देखा जिसके अंदर आपने इशू बाद में की, रिटर्न पहले आई, तो इसका मतलब क्या है
दैट इज मिस्टेक एंट्री, ये गलत एंट्री ऐड हुई है, यहां पे आपकी प्रॉब्लम है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आईसीएस स्टूडेंट मस्ट स्टार्ट विद द आईसीएस कैरेक्टर। अगर आपने कोई ऐसी स्कीम लगाई हुई है, या आप यूं कह लो कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स से ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है? सो दीज आर दी डाटा इंटेग्रिटीज। जहां डाटा इंटेग्रिटी की बात होती है वहां डाटा की इंटेग्रिटी की टाइप्स भी होती हैं। तो हमारे पास दो तरह की इंटेग्रिटीज होती हैं, टाइप्स। डाटा की इंटेग्रिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी और दूसरी होती है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। हम जब बात करते हैं एंटिटी इंटेग्रिटी की, द एंटिटी इंटेग्रिटी इज अ कंस्ट्रेंट ऑन प्राइमरी की वैल्यू ऑफ अ रिलेशन। So it states that in a relation no primary key value can have a null value। आपकी कोई भी प्राइमरी की जो है ना, एंटिटी इंटेग्रिटी ये डिफाइन करती है, प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। बेसिकली बाय डेफिनेशन प्राइमरी की का मकसद यही होता है ना कि आपके रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। तो वो तभी करेगा ना जब वो एंटर्ड होगी वैल्यू। वो अगर आपने प्राइमरी की वाली वैल्यू ही खाली छोड़ दी तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये यूनिक है या सिंगल है, डुप्लीकेट नहीं है। सो इस चीज का ताल्लुक है वो रूल के साथ है, तो दैट इज द इंटेग्रिटी। सो द एंटिटी इंटेग्रिटी कैन स्टेट दैट इन अ रिलेशन नो प्राइमरी की वैल्यू कैन हैव अ नल वैल्यू। आपकी प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेशन की रूल से प्राइमरी की जो होती है वो इस्तेमाल ही आपकी टपल्स को यूनिकली डिफाइन करने के लिए होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। इफ वन और मोर टपल्स हैव नल वैल्यूज इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट देन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द टपल्स यूनिकली। खाली बीच में आ गया ना अगर आपके पास, तो वो कैसे आप ट्रेस करेंगे? देखो दो चीजें हैं, दोनों एम्प्टी हैं, उनकी प्राइमरी की दोनों की एम्प्टी है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों डिफरेंट है, आप कर ही नहीं पाएंगे दोनों को डिफरेंशिएट के, दोनों डिफरेंट है। सेकंड टाइप जो इंटेग्रिटी की है, डाटा इंटेग्रिटी की है, वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है कि आपकी जो फॉरेन की होती है ये उसकी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। अब इससे मुराद पता क्या है कि आपकी जो फॉरेन की जो वैल्यू है ना, वो फॉरेन की जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की है वहां उसकी वैल्यू से मैच करनी चाहिए। चेक पॉइंट है, कंस्ट्रेंट्स है, चेकिंग पॉइंट होता है, रेफरेंस कोड कर रहा है ना, और रेफरेंस की इंटेग्रिटी क्या कहलाएगी? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। जहां रेफरेंस के ऊपर आप चेक पॉइंट्स लगा देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द रेफरेंस इंटेग्रिटी। So referential integrity states that if a foreign key exists in a relation, then the foreign key value must match the primary key value of some tuple in its home relation। जहां पे ये प्राइमरी की है वहां से जो आ रही है फॉरेन की हमारी टेबल में, तो हमारी टेबल में फॉरेन की जो वैल्यू है वो अपनी टेबल में जहां ये प्राइमरी की है वहां पे ये वैल्यू मैच करनी चाहिए, सेम वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है? आपका डाटाबेस जो है वो फाइनलाइज नहीं है, इसके अंदर इश्यूज हैं, प्रॉब्लमेटिक आपके लिए ये। अब कुछ आपके पास एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के साथ हैंडलिंग करते हैं तो कुछ इश्यूज आपके सामने आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? उनमें से चंद एक का जिक्र हम यहां पे करते हैं। Before normalization process, the initial entities and their attributes must be checked carefully for error or problems। कभी भी आप नॉर्मलाइजेशन फेज पे जाने से पहले इग्नोर नहीं कर सकते अपनी एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को। तो आप चेक करते हैं, उनको देखते हैं, केयरफुली देखते हैं कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या एरर तो नहीं इसके अंदर आ रहा। अगर आ रहा होता तो उसको रिजॉल्व करते हैं। So the following errors are hidden। कुछ हिडन एरर्स होते हैं जैसे सिनोनिम्स, हिनोनिम्स, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। सो इस तरह मल्टीपल इश्यूज आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। ये एरर्स क्या होते हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है सिनोनिम्स, मुतरादिफ, अल्टरनेटिव। एक लफ्ज के दो मीनिंग्स होते हैं ना, मतलब एक वर्ड, दो वर्ड्स का सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग्स वर्ड जो होते हैं सिनोनिम्स कहते हैं। A synonym problem is occurred when two different names are used for the same information। एक ही चीज डिटेल हासिल करने के लिए दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपने यूज कर लिए,
अब आपके ज़हन में आ रहा होगा जी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पूछा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूछ लिया, अब आप उससे एज पूछ रहे हैं। सो भाई डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, कैलकुलेट की जा सकती है एज, या एज पूछ रहे हैं तो उससे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो देखा ये जाएगा आपको रिक्वायर्ड क्या है, डेट ऑफ बर्थ या एज। So if an attribute resides in more than one entity or a relation, make sure that all entities use the same attribute name. अगर एक एट्रीब्यूट जो है वो ज्यादा एंटिटीज के अंदर आ रहा है तो सब जगह पे नाम सेम होना चाहिए उसका, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, सिनोनिम्स का इशू ना आए। मिसाल के तौर पर देखें, एक आइटम की टेबल है और एक सप्लायर की टेबल है। आइटम की टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं स्टॉक नंबर, आइटम कलर, सप्लायर कोड। ठीक है, अब सप्लायर की टेबल के अंदर सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम है। अब अगर आप दोनों टेबल्स के अंदर देखें तो सप्लायर कोड, सप्लायर आईडी, ये एक ही चीज के दो डिफरेंट नाम नहीं यूज कर रहे आप, एक ही इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए दो डिफरेंट आपने एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल कर लिए। सो इन द अबव रिलेशन सप्लायर आईडी एंड सप्लायर कोड रेफर्स टू द सेम एट्रीब्यूट्स। ये दोनों तकरीबन एक ही चीज के बारे में है, एक ही चीज की डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं, तो कर रहे हैं दोनों। So we should be supplier code instead of supplier ID in the supplier relation. सप्लायर कोड आप यूज कर लें सप्लायर आईडी की जगह पे, या सप्लायर आईडी यूज कर लें सप्लायर कोड की जगह पे। सेकंड नंबर पे आपके पास जो प्रॉब्लम आती है वो है हिनोनियम्स, हिमोनियंस। बेसिकली ये प्रॉब्लम है कब अकर होती है, व्हेन सम नेम इज यूज फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। एक नाम दो जगह पे इस्तेमाल कर लिया, एक तो था ना सेम काम के लिए दो वेरिएबल, अब दो डिफरेंट कामों के लिए सेम नेम, ये उसका उलट आ गया, उसके अगेंस्ट आ गया ना। सो फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग टू रिलेशंस, टू टेबल्स देखें, कस्टमर की और सप्लायर की दो टेबल है, कस्टमर आईडी और कंपनी नेम। अब ये कस्टमर का कंपनी नेम है, आगे चल के आप कह रहे हैं सप्लायर के अंदर भी कंपनी का नेम रख रहे हैं। अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, सप्लायर का नेम अलग होगा, कस्टमर की कंपनी नेम अलग होगा, लेकिन यहां पे अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है तो जनाब आप बल्कि होगा, कंफर्म होगा, सप्लायर का कस्टमर के साथ रिलेशन होता है तो कंपनी नेम यहां पे जो है ना वो मिक्सअप होगा, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। So in the above relation company name attributes is used in both relations, दोनों में एक ही चीज यूज की जा रही है, हालांकि ये दो डिफरेंट काम कर रहे हैं। आप सप्लायर नेम कर लो, कस्टमर नेम कर लो, या आप लिखो कंपनी नेम, कस्टमर्स कंपनी नेम, सप्लायर्स कंपनी नेम, तो इस तरह दोनों को डिफरेंशिएट करके सेपरेट किया जा सकता है। इट मे क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनिपुलेटिंग द डाटा इन डेटाबेस, आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। So we should be supplier name instead of company name in supplier relation, और कस्टमर के अंदर क्या आएगा, कस्टमर नेम। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो है रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट का मतलब पता क्या होता है, अननीड, अननेसेसरी, गैर जरूरी चीजें। So this type of problem occurs when same information are stored in two different ways or forms. एक ही काम दो तरीकों से आपने इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा बताएं क्लास के अंदर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल बताएं जो फेल हुए हैं, और फिर मैंने पूछा जनाब क्लास के अंदर वो तमाम स्टूडेंट की डिटेल प्रोवाइड करें जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो दोनों सेम हो गए ना, फेल और क्वालिफाइड। क्योंकि रूल ये था कि वो तमाम स्टूडेंट फेल होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर सकते या नहीं कर पाए, तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की टेबल में देखें, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है, एम्प्लॉय डीओबी, डेट ऑफ बर्थ और एज। भाई जब आपने एज पूछ ली तो फिर डेट ऑफ बर्थ की क्या जरूरत है, या डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो फिर एज की क्या जरूरत है, यू कैन कैलकुलेट। सो इन द अबव रिलेशन द एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय एज एंड एम्प्लॉय डीओबी स्टोर्स द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। So there is no need for employee age attribute if you are using the employee DOB. चूंकि employee DOB जरूरी है, क्यों कि इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ भी मिल रही है और टोटल एज भी कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन एज से आप एग्जैक्ट डे नहीं निकाल सकते, डे ऑफ बर्थ नहीं निकाल सकते।
सो फोर्थ प्रॉब्लम जो आती है एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज के अंदर वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। अगर आपके पास जो है वो दो वेरिएबल्स मिसाल के तौर पर हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक सेम टाइम पे दो इवेंट नहीं आ सकते, उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा कहते हैं। सो टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। मिसाल के तौर पर आपने किसी से पूछना है मैरिड और नॉट, अब मैरिड में यस नो आपने रख दिया, तो एक वक्त में या तो मैरिड यस होगा या तो नो होगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा प्रॉब्लम अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एज ए ट्रू और फॉल्स। यस नो ऑन ऑफ की फॉर्म में जब आप स्टोर करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम अकर होती है जिन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय के टेबल में देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मैरिड और एम्प्लॉय सिंगल। अब किसी ने एम्प्लॉय मैरिड में यस कर दिया और सिंगल में नो कर दिया, सिंगल में यस कर दिया, तो व्हाट डज इट मीन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। एक बंदा एक वक्त में मैरिड भी है और अनमैरिड भी है, सो व्हाट डज इट मीन? ये तो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इनकरेक्ट है, बोगस हो गई, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई। So in the above relation, the data type of employee married and employee singles are Boolean yes no. So if both attributes are set to true for a specific record, then an error will be occur in the data processing because a person cannot be married and single at the same time. और भाई बंदा या तो मैरिड होगा या सिंगल होगा एक वक्त में। बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी डेटाबेस अनोमलाइज। अनोमलाइज मींस एरर्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी एंटिटीज और एट्रीब्यूट से मुतल्लिक। जो अभी हमने प्रॉब्लम जो डिस्कस की है वो तमाम किससे रिलेट कर रही हैं? आपकी एंटिटी और आपकी एट्रीब्यूट से। अब हम जिन प्रॉब्लम्स की बात करने लगे हैं वो डेटाबेस से मुतल्लिक हैं, जिनका ताल्लुक एग्जैक्टली डेटाबेस के साथ है। So database anomalies or errors are problem that may occur when relations are updated. जब टेबल्स के अंदर आप डाटा अपडेट करते हैं ना, तो उस वक्त डेटाबेस अनोमलाइज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने। So these problems are also referred to as a update anomalies. इन्हें अपडेट अनोमलाइज भी कहते हैं कि अपडेट करते वक्त ये इश्यूज आते हैं, एरर आते हैं या अपडेशन प्रॉब्लम्स। So the update anomalies create problem with the update operations on database. जब भी कभी आप डेटाबेस में अपडेशन के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये अपडेट अनोमलाइज क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स। अब इनोमलाइज की डेटाबेस अनोमलाइज की टाइप्स होती हैं, इंसर्शन अनोमलाई है, डिलीशन है और मॉडिफिकेशन है। तीन तरह की डिफरेंट होती हैं। इनको हम तीन तरह की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं जी इंसर्शन अनोमलाई। अब इंसर्शन अनोमलाई से मुराद क्या है? इंसर्शन अनोमलाई इंडिकेट्स दैट वी कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट वन एंटिटी until we have an additional fact about an other entity। कि जब तक दूसरी के बारे में हमारे पास डिटेल ना आए हम पहली के बारे में डिटेल नहीं दे सकते। एक चीज के बारे में जब दूसरी डिटेल नहीं आएगी तो हम पहली डिटेल नहीं दे सकते। Suppose a user want to add a new record of a student in a student relation. He must enter the value of both attribute roll number and subject because these attributes are selected as a primary key. He cannot enter the record of a new student until the data about the subject selected by the student is entered into the relation. एक और मिसाल देता हूं जी। Suppose we want to store the information that the cost of car is 1400,000. But we cannot enter this data into the relation until the complete data about the car is entered into the relation. और भाई 14 लाख किसकी कीमत है, कौन सी वाली गाड़ी की है, वो गाड़ी जब तक रिकॉर्ड में ऐड ही नहीं होगी तो आप कैसे उसकी कीमत ऐड कर सकते हैं? तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती है कहते हैं इंसर्शन अनोमलाई, कि एक चीज आप इंसर्ट कर रहे हैं उससे रेलेवेंट डिटेल मौजूद ही नहीं है। सो दिस रिस्ट्रिक्शन सीम अनडिजायरेबल, अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट कर देगा। सेकंड नंबर पे आपके पास जो एनोमलाई आती है वो है डिलीशन। डिलीट करते वक्त मसला आता है। Deletion anomaly indicates that by deleting the fact about one entity, we automatically delete fact about the other entity.
वो 14 लाख जिस गाड़ी की कीमत, आपने गाड़ी की डिटेल ही डिलीट कर दी, तो भाई कीमत भी डिलीट हो जाएगी ना साथ, चूंकि लिंक्ड है उसके साथ। दैट इज कॉल्ड डिलीशन अनोमलाई। फॉर एग्जाम्पल आर रिलेशन इज गिवन बिलो दैट कंटेन द डाटा ऑफ कंप्यूटर। इस टेबल में देखें C1, C2, C3 तीनों की नाम लिखे हैं कंप्यूटर के और कॉस्ट लिखी है, मिनी या पर्सनल या मेन फ्रेम है। ओके ऐसे ही है। सो इफ वी डिलीट द टपल C2 वैल्यू, हम जब C2 डिलीट करेंगे पर्सनल कंप्यूटर, we will lose not only the fact that C2 is personal computer but also its cost। तो चूंकि यहाँ पे cost उसके साथ linked है, तो cost, name और C नंबर, ये तीनों रैकेट ज़ाया हो जाएंगे, तीनों की डिटेल हमारे से लॉस हो जाएगी। सो थर्ड नंबर पे जो अनोमलाई है वो है मॉडिफिकेशन अनोमलाई। एडिटिंग करते वक्त मसाइल आते हैं। Modification anomaly indicates that if we change a specific value of the attribute, then we must update all tuples that have the same value attribute। वो तमाम टपल्स को अपडेट करो जिनकी वैल्यू सेम थी। 4 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, सेम बहन भाई हैं, पेरेंट्स सेम है उनके, ठीक है ना, तो जनाबे वाला ये है कि उनके चारों के फादर का नेम सेम है। आपके पास एंट्री के दौरान गलती हो गई थी, आपने स्पेल गलत कर दिया उनके फादर के नेम के, तो जनाब आपने एक बच्चे का अपडेट किया, बाकियों के भी अपडेट होंगे, चारों के। सो दैट विल बी कॉल्ड द मॉडिफिकेशन अनोमलाई। सो फाइनली आज के लेक्चर में हमने इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी के बारे में बात की, डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स के बारे में बात की, और एंटिटी और एट्रीब्यूट से रिलेटेड जो इश्यूज आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने उनके बारे में बात की, जिनमें हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा प्रॉब्लम आती है, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन का इशू आ जाता है, सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के मसाइल आ जाते हैं। इसी तरह हमने बात की डाटाबेस की अनोमलाइज की, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, जिसे मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर अप किया होगा और अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को सीखा होगा। चूंकि इस सब्जेक्ट का प्रॉब्लम यह है कि सारा कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर समझने वाली, याद करने वाली नहीं है। सो अच्छे तरीके से इन चीजों को तैयार करें। किताब के अंदर जो चीजें दी गई होती हैं, मैंने उनसे फिल्टर आउट करके आपको स्क्रीन पे सम ऑफ द मटेरियल शो करवाता हूं। बाकी आपके लिए छोड़ा होता है कि आप उन चीजों को कवर अप करें, खुद अपने तौर पे ओवरव्यू करें उन तमाम चीजों के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।